सारणी के बारे में पढ़ा था कि सारणी किसी दी गई सारणी के किसी अवयव की उपसारणिक या लघु सारणी ज्ञात करना और किसी अवयव का सहखंड ज्ञात करना। और उसके बाद में अपना एक्सरसाइज 4.1 की प्रॉब्लम सोल्व की थी। आज अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास के अंदर अपन सारणी के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक लिखो, आज का अपना टॉपिक है सारणी के गुणधर्म। सारणी के गुणधर्म। देखो अपन पिछली क्लास में किसी दी गई द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि की सारणी का मान प्रसार करके सीख लिया था। लेकिन देखो कई बार अपने कई सारणी लंबी हो जाती है, बड़ी आ जाती है, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। उस स्थिति में अपन सारणी की प्रसार के जो नियम हैं उन नियमों का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को कम कर लेते हैं और उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव शून्य बना करके या ज़्यादा से ज़्यादा शून्य बना करके अपन उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार प्रसार करते हैं जिसमें अधिकतम शून्य हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पद शून्य हो और सारणी का मान शीघ्र प्राप्त होता जाता है। तो सारणी के गुणधर्म का उपयोग जो है वो अपन किसी दी गई सारणी का मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए करते हैं। अपना क्वेश्चन एग्जाम में रह भी जाता है। तो अपन सारणी के कौन कौन से गुणधर्म हैं जिनका उपयोग करके अपन किसी दी गई सारणी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें गुणधर्म नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी अपन देखेंगे कि किसी भी दी गई सारणी में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में एवं समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो यदि डेल इक्वल टू अपन मान लिया कि माना डेल इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये मान लिया अपन कोई सारणिक है, डिटरमिनेंट है कोई डेल। इसके अपन अगर समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त सारणी को अपन मान लिया डेल 1। इसकी समस्त स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर जो नई सारणी प्राप्त होती है इसको अपन डेल 1 मान लेते हैं। तो क्या है कि नई सारणी A1, ये पहला स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा A1 A2 A3। ऐसा ही ये दूसरा स्तंभ है, इसको दूसरी पंक्ति में बदल देंगे तो B1 B2 B3। ऐसे तीसरी स्तंभ को तीसरी पंक्ति में बदल देंगे C1 C2 C3। तो ये अपन इस सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर अपनी ये सारणी प्राप्त हुई। लेकिन ये दोनों सारणी क्या है, एक ही है, इन दोनों का मान क्या है, समान है। तो ये पहला गुणधर्म हो गया कि किसी भी सारणी में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में एवं समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 2। अब अपन प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि किसी दी गई सारणी में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय या आदान प्रदान करने पर सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कोई सारणी है डेल इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये अपन क्या ले ली, फॉर एग्जांपल के रूप में कोई डिटरमिनेंट ले ली। अब इसकी कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभों का परस्पर अपन आदान प्रदान करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे तो एक नई सारणी प्राप्त होगी। उसका मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं अपन डेल 1। माना डेल बराबर ये तथा डेल 1 बराबर है। चलो अपन इसके पहले और दूसरे स्तंभ C1 C2 का परस्पर विनिमय कर देते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं। तो पहले स्तंभ के स्थान पर अपन दूसरा स्तंभ ले आते हैं और दूसरे स्तंभ के स्थान पर पहला स्तंभ ले आते हैं। यानी अपन ऑपरेशन लगा दी C1 रिप्लेस C2। C1 और C2 को क्या करते हैं अपन आपस में रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्थापित करते हैं तो एक नई सारणी आएगी। उसको अपन डेल 1 नाम दे देते हैं, B1 B2 B3 A1 A2 A3।
C1 C2 C3, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पहले और दूसरे स्तंभों का परस्पर क्या किया, इंटरचेंज किया, आदान प्रदान किया। तो इस स्थिति में तब सारणिक डेल और डेल वन में क्या संबंध होता है, डेल जो होता है वो डेल वन के ऋण के बराबर होता है। इन दोनों सारणिकों का संख्यात्मक मान तो क्या रहता है, सेम रहता है, सिर्फ चिन्ह अलग आता है। संख्यात्मक मान समान रहेगा और विपरीत चिन्ह में इनका मान आएगा, जैसे इसका प्लस आएगा तो इसका माइनस का, इसका माइनस का तो इसका प्लस का। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। किसी भी सारणी में किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदला जाता है तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे अपन ये कोई सारणी ली, इसमें C1 और C2 स्तंभों का परस्पर आदान प्रदान किया तो एक नई डिटरमिनेंट प्राप्त हुई, इसको अपन डेल वन मान लिया। और डेल वन के में क्या संबंध है, डेल का जो मान है वो डेल वन के ऋण के बराबर है। तो ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आगे चलते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम या समान हो, सर्वसम या समान हो, किसी दी गई सारणिक में अगर कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ आपको समान दिखाई दे तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ, कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, उस सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है, उस सारणी का मान शून्य होता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3। फॉर एग्जांपल जैसे अपन कोई एक सारणी ले ली, डेल बराबर A1 B1 C1 और दूसरी पंक्ति भी यही ले ली अपन A1 B1 C1 और तीसरी पंक्ति हुई अलग ले ली A3 B3 C3। ये अपन को एक सारणिक मान ली, इसकी देखो पहली और दूसरी पंक्ति सेम है, A1 B1 C1, पहली और दूसरी पंक्ति क्या है, ये तृतीय क्रम की एक सारणिक ले ली अपन जिसमें तीन पंक्ति R1 R2 R3 और तीन स्तंभ है C1 C2 C3। लेकिन इसकी प्रथम और द्वितीय पंक्ति के समस्त अवयव क्या है, समान है। देख लो दोनों पंक्तियों के संगत अवयव क्या है, समान है। तो अपन गुणधर्म 3 पढ़ा है कि किसी भी सारणी की अगर कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ आपको समान दिखाई दे तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो ये वही प्रॉपर्टी नंबर 3। आगे अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या दे रखा है अपने को, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का कोई अशून्य अचर गुणज जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चौथा गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का कोई अशून्य अचर गुणज जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन मान लिया कि डेल बराबर कोई डिटरमिनेंट ले ली A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3
B3 C3। अब अपन को एक दूसरी डिटरमिनेंट लेते हैं del 1 जिसको मान लेते हैं। अब अपन मान लेते हैं कि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का कोई अशून्य अचर गुणित जोड़ के या घटा के लेते हैं। जैसे अपन R1 पंक्ति जो है इसके स्थान पर देखते हैं R1 माइनस के इंटू R2। तो क्या आएगा, R1 के स्थान पर क्या लिखना है, R1 माइनस के इंटू R2, यानी R2 जो पंक्ति है उसके प्रत्येक अवयव को कैसे गुणा करके R1 के संगत अवयव में से जोड़ के या घटा के लिखते हैं। घटा के लिखते हैं अपन तो क्या आएगा, A1 माइनस के A2, B1 माइनस के B2 और C1 माइनस के C2। पहली पंक्ति की जगह अपने ये संख्या लगाई है R1 रिप्लेस R1 माइनस के R2, यानी R1 पंक्ति की जगह अपन R1 में से R2 को कैसे गुणा करके घटा के लिखा गया है। तो बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति एज इट इज A2 B2 C2 और ये हो गया A3 B3 C3। अपन क्या किया है, प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अपन दूसरी पंक्ति के संगत अवयव का कोई अशून्य अचर गुणज के गुणा करके क्या किया, इसमें घटाया गया है। तो अपन देखते हैं कि इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल बराबर क्या होगा, del 1। तो ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 4। अब अपन आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त सारणी का मान उस अशून्य संख्या के तथा मूल सारणी के गुणनफल के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, सुनिए। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी तथा उस अशून्य संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अपन मान लेते हैं कि डेल बराबर है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये अपन क्या ले ली, वो तथ्य क्रम की सारणी। अब इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अशून्य संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त सारणी है जिसको अपन del 1 मान लेते हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अशून्य संख्या कैसे गुणा करवा दो। जैसे पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को अपन अशून्य संख्या कैसे गुणा करा दिया तो नई सारणी आएगी के A1 के B1 के C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो उस स्थिति में इन दोनों में क्या संबंध होगा, सारणिक del 1। तब सारणिक del 1 का जो मान होगा वो अशून्य संख्या के तथा मूल सारणिक del के गुणनफल के बराबर होगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब अपन आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। आगे प्रॉपर्टी नंबर 5 अपन यहाँ देख रहे हैं। प्रॉपर्टी 5 तो हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे माना डेल बराबर कोई अपन सारणी ले ली जिसकी कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के समस्त अवयव मान लिए शून्य है, तो वो ले लेते हैं जैसे 0 0 0 या B1 C1 और ये ले लिया अपन B2 C2 और ये ले लिया B3 C3। मान लो ये कोई तथ्य क्रम की एक सारणी है जिसके प्रथम स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। इसलिए
इस सारणी का जो मान होगा वो शून्य होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। अब नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। यह है प्रॉपर्टी नंबर 7 कि सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। जैसे अपन मान लें कि सारणी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लें डेल बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये अपन मान ली कोई सारणिक है। अब यदि सारणिक डेल की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करके जब जोड़ेंगे तो इस सारणी का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। जैसे अपन इसकी प्रथम पंक्ति के जो अवयव है a1 b1 और c1, यदि प्रथम पंक्ति के अवयवों को इनके संगत सहखंडों से क्रम से गुणा करके जोड़ेंगे तब तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। और यदि इस सारणी की अपन प्रथम पंक्ति के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति के संगत सहखंडों से गुणा करके जब अपन जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। जैसे अपन सारणिक एक के अवयवों का, सारणिक एक के अवयवों का अपन दूसरी पंक्ति के संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ेंगे तो अपन a1 को इसके संगत, दूसरी पंक्ति का संगत अवयव क्या a2, तो a1 को a2 के सहखंड से गुणा करेंगे तो a2 जो है दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का आया था, इसके लिए i प्लस j का मान हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये बाहर क्या आएगा माइनस। और इसकी उपसारणी या लघु सारणी क्या बनेगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ का अपन दमन करेंगे तो ये आएगी b1 c1 b3 c3। फिर b1 को इसके संगत, दूसरी पंक्ति में संगत अवयव क्या है b2, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, इसके लिए i और j का मान 2 प्लस 2 4 हो गया और माइनस 1 की पावर 4 होगी तो प्लस का 1। और b1 को इसकी b2 के सहखंड लघु सारणिक से गुणा करेंगे, b2 की लघु सारणिक इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होगी, यानी a1 a3 c1 c3, ये हो गई b1 की लघु सारणी। अब c1 को दूसरी पंक्ति के संगत अवयव c2 के सहखंड से गुणा करेंगे, c2 जो है वो दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो इसके लिए i प्लस j का मान हो गया 2 प्लस 3 यानी 5 और माइनस 1 की पावर 5 माइनस, तो बाहर तो आ जाएगा माइनस। इंटू में c2 की क्या आएगी, लघु सारणिक, क्या है c2 की लघु सारणिक, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ का दमन करेंगे तो a1 b1 a3 b3, तो अब इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। चाहे आप करके देख लेना, इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। अब नेक्स्ट देखिए आप प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी अपन 6 और 7 प्रॉपर्टी देख ली। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी देखेंगे 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहती है कि किसी त्रिभुजाकार सारणिक का जो मान होता है वो उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। और अपन पिछली क्लास में पढ़ाया कि त्रिभुजाकार जो मैट्रिक्स होती है
वो दो प्रकार की होती है। एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक। ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक में तो मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अर्थात ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक के लिए aij मान 0 होता है फॉर i ग्रेटर देन j के लिए। और एक निम्न त्रिभुजाकार जो मैट्रिक्स होती है उसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसमें उल्टा होता है। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में तो मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव शून्य होते हैं, और निम्न त्रिभुजाकार जो मैट्रिक्स होती है उसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव शून्य होते हैं। अर्थात एक मैट्रिक्स ए निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसके अवयव aij का मान 0 हो और i लेस देन j। ठीक है, तो ये तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा हुई। तो कोई सी भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो, चाहे उसका जो मान होता है, किसी भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित कोई सारणिक लेते हैं। माना डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, अपन कोई मैट्रिक्स ले ली। पहले ए बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, कोई त्रिभुजाकार मैट्रिक्स मानते हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार ले लो या निम्न त्रिभुजाकार, कोई सी भी ले लो। ऊपरी त्रिभुजाकार में तो मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव शून्य करने हैं। तो 1 2 3 और ये हो जाएगा अपन ऊपरी त्रिभुजाकार ले रहे तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य बनाने। तो यहाँ -5 7 और यहाँ पर ले लेते हैं 0 0 और 5 4 ले लेते हैं। इसमें देखो ये हुआ मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से, 1 -5 और 4। तो इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव क्या है, शून्य है। और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयवों के लिए, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयवों के लिए i का जो मान होगा, अर्थात पंक्ति नंबर जो होगा वो स्तंभ नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ये दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का है, ये तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का है, और ये तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का है। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयवों के लिए i का मान क्या होता है, i ग्रेटर देन होता है j। अर्थात एक ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में अवयव aij का मान 0 होता है जब i ग्रेटर देन j हो। i ग्रेटर देन j के लिए ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में अवयव aij का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब इस ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में से संबंधित जो सारणिक होगी, जिसको अपन मोड ऑफ a इक्वल टू मोड ऑफ 1 2 3 0 -5 7 0 0 4 से व्यक्त करते हैं। इस त्रिभुजाकार ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित जो सारणिक होगी उसको अपन इससे निरूपित करेंगे। और इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा वो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव के गुणनफल के बराबर होगा। इस ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ए से संबंधित जो सारणिक है इसका मुख्य विकर्ण ये हुआ, तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल कितना हुआ, 1 × -5 × 4 यानी -20। तो किसी भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित जो सारणिक का मान होता है वो उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। चाहे इसका प्रसार करके आप निकाल लेना। इसका प्रसार करते हैं अपन पहले स्तंभ से। किसी भी सारणी का मान ज्ञात करते समय हमेशा उस पंक्ति या स्तंभ से प्रसार करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा शून्य हो, ताकि अपन शीघ्रता से मान प्राप्त कर सके। तो इसका पहले स्तंभ से प्रसार करते हैं। तो पहले अवयव जो है ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का है, तो इसके लिए i + j का मान होगा 1 + 1 2 और -1 का मान 1 इंटू इसके उपसारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ का अपन दमन करेंगे तो क्या आएगी, -5 7 0 4 और बाकी के 2 पर 0 हो जाएंगे, 0 + 0। तो इसका मान क्या आएगा, 1 -20 -0 यानी कितना आया, -20। तो बराबर आया। इसका मतलब किसी भी त्रिभुजाकार
मैट्रिक्स से संबंधित सारणी का जो मान होता है वो उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 8। अब अपन अगली देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 9 प्रॉपर्टी नंबर ये कहती है, यदि किसी सारणिक में अक्स किसी चर के बहुपद हो, यदि सारणिक में किसी चर के बहुपद हो, चर अक्स के कोई बहुपद हो तथा चर अक्स के स्थान पर a रखने पर उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है, तो अक्स माइनस a उस सारणी के मान का क्या होता है, a गुणनखंड होता है। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या होती है, दोबारा सुनिए। यदि सारणिक में चर अक्स के कोई बहुपद हो, यदि सारणिक में किसी चर अक्स के कोई बहुपद हो तथा अक्स के स्थान पर a रखने पर उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता हो, तो अक्स माइनस a उस सारणी के मान का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। कहने का मतलब है, यदि किसी सारणिक में चर अक्स के कोई बहुपद हो और चर अक्स के स्थान पर a रखने पर उस सारणी का मान अगर अपने को 0 प्राप्त होता है, उस सारणी का मान क्या प्राप्त होता है, 0, तो अपन कहेंगे कि अक्स माइनस a जो होगा वो सारणी के मान का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा निश्चित रूप से। तो ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 9। अपने को कोई भी सारणी दी हुई है किसी चर के बहुपद के रूप में, उसमें अपन चेक करके देख सकते हैं कि वो उसका एक गुणनखंड है या नहीं। अक्स जो गुणनखंड दिया उसको 0 के बराबर रख के अपन चर का मान निकालेंगे और वो चर का मान सारणी में रख के देखेंगे। यदि चर के उस मान के लिए उस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है, तब तो वो उसका क्या है, बहुपद दिया गया बहुपद उसका एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 9। अब लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10, यदि किसी सारणिक किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग के रूप में हो, तो उस सारणी को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग के रूप में हो, तो उस सारणी का जो मान होता है वो उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। अर्थात उस सारणी को अपन उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो डेल बराबर, अपन कोई एक सारणी ले रहे हैं जिसके अवयव है a1x b1 c1 a2y b2 c2 a3 प्लस z b3 c3। ये मान लिया अपन कोई क्या है, सारणिक है। अब अपने को दिख रहा है कि इस सारणी के अंदर इसका जो पहला स्तंभ है c1, पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव जो है वो 2 संख्याओं के योग के रूप में दिख रहा है। जैसे पहले स्तंभ का पहला अवयव a1 प्लस x, 2 अलग अलग संख्या है, तो a1 और एक x। ऐसे ही प्रथम स्तंभ का जो दूसरा अवयव है a2 प्लस y, ये भी 2 संख्याओं के योग के रूप में। ऐसे ही तीसरा जो अवयव है ये भी 2 संख्याओं के योग के रूप में। तो अपन इस सारणी को इसी क्रम की 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब वो 2 सारणी कौन सी होगी, पहली सारणी तो इनके एक तरफ की सारे संख्याएं लेके बना लेंगे, पहले स्तंभ के एक तरफ के सारे अवयव लेके, और दूसरी सारणी पहले स्तंभ की दूसरी तरफ की समस्त अवयव लेके बना लेंगे, और बाकी दूसरा तीसरा स्तंभ ऐसा वैसा रखना है। सिर्फ क्या होगा, ये पहला स्तंभ ही चेंज होगा। तो इसकी एक सारणी में तो ये पहले स्तंभ के समस्त पदों के प्रथम जो संख्या है ना a1 a2 a3 ये लेके बना लेंगे, और एक दूसरी सारणी में इस प्रथम स्तंभ के पदों के जो दूसरी संख्या है x y z ये लेके बना लेंगे। तो इसको केवल 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस x y z b1 c1 b1 b2
B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ऐसे अपन ये तो इस सारणी के पहले स्तंभ के अवयव केवल दो संख्याओं के योग के रूप में थे। पहले स्तंभ के समस्त अवयव दो संख्याओं के योग के रूप में थे। ऐसे 3 4 संख्याओं के योग के रूप में होते तो उसको अपन 3 4 आदि मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिख सकते थे। जरूरी नहीं कि स्तंभ के अवयव ही दो या दो से अधिक संख्याओं के योग के रूप में हो। आपको किसी पंक्ति के समस्त अवयव भी अगर दो या दो से अधिक संख्याओं के योग के रूप में दिखाई दें तो उस स्थिति में भी उस सारणी को उसी क्रम की दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये सारणी के 10 गुण कंप्लीट हो गए हैं और आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।